जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्जामिनेशन का बिगुल बज चुका है और आप लोगों का जो है फाइनल एग्ज़ाम का डेट शीट भी आ चुका है। सब लोगों ने देख लिया होगा, यदि नहीं देखे हैं तो मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है। टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है, वहाँ से देख लीजिएगा। या नहीं तो अभी मैंने कल ही वीडियो डाला था, वहाँ से भी आप अपने देख सकते हो, या फिर हम व्हाट्सएप ग्रुप पर डालते रहते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से यानी आज से आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का जो है आप लोगों का नया सीरीज चालू किया गया है, जिसमें आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको बताया जाएगा। सभी क्वेश्चन नहीं कराएंगे, लेकिन हाँ, ये टारगेटेड होगा। 30 डेज़ में हम जो है आप लोगों का टोटल कंप्लीट कराने का काम करेंगे। तो जितने भी सवाल होंगे सब इम्पॉर्टेंट होंगे। कौन सा सवाल कौन से परीक्षा में पूछा गया था, किस साल पूछा गया था, ये सब भी हम आपको आज के वीडियो में बताते चलेंगे, जिससे आपको ये यकीन हो जाए कि हाँ, ये सवाल जो है परीक्षा में पूछे जाने योग्य है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल को अगर हम देखें कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, ये सवाल आज तक किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आया है। लेकिन आप बोलोगे भैया इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि राष्ट्रवाद से जो है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल कर पूछा जाता है, इसीलिए ये इसकी परिभाषा है। आप लोगों को पढ़ लेना है 4 से 5 बार, भले आप इसको रटो मत, लेकिन इसको समझना है कि राष्ट्रवाद जो होता है वो किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान होती है। ठीक है, अब देखिए इसका ऑब्जेक्टिव आपको कहाँ पे मिलेगा। आप लोगों ने अगर अच्छे से पढ़ा है तो आप लोगों ने देखा होगा कि राष्ट्र की सामूहिक पहचान और जब होती है तो उसको क्या बोलते हैं, तो राष्ट्रवाद बोलते हैं। इस तरह से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना हुआ है, आपके बुक में भी है, मॉडल पेपर में भी है, क्वेश्चन बैंक में भी है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा था कि इसको पढ़ना ज़रूरी है। जो लोगों को एक समूह इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता और सांस्कृतिक के आधार पर स्वयं को एकीकृत करता है। बात समझ में आई? तो ये आपको कर लेना है। अगर एग्ज़ाम में आ गया सब्जेक्टिव में तो सब्जेक्टिव में लिखेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा तो ऑब्जेक्टिव का भी आंसर करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से ये वाला सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से कि निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। ये भी सवाल काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये सवाल आपके 2012 में एंड 2016 में पूछा जा चुका है। यानी ये सवाल आपके 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में पूछा गया है, याद रखिएगा। इस लिहाज से ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। तो ऐसी शासन व्यवस्था और सरकार जिस पर किसी का कोई नियंत्रण ना हो, मतलब कोई ऐसा सरकार है ना जिसको कोई काबू नहीं कर सकता, वो अपना मनमानी करेगा, अपने मन से कानून बदल देगा, अपने मन से कुछ भी कर देगा, किसी को भी पकड़ के जेल के अंदर डाल देगा, किसी को भी फांसी चढ़ा देगा। यानी ऐसी सरकार है जिस पर किसी पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकार, याद रखिएगा इसको राजशाही सरकार बोलते हैं। जो राजा लोग होते हैं ना, ये लोग ऐसे करते थे, लेकिन हम लोग का जो सरकार है वो नहीं कर सकता। अगर वो करा तो 5 साल के बाद उसको चेंज कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये होता है। तो लेकिन जो राजा लोग की सरकार होता है, राजशाही सरकार, याद रखिएगा राजशाही सरकार को निरंकुश सरकार कहते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लेगा कि राजशाही सरकार को किसको कहते हैं, तो निरंकुश सरकार किसको बोलते हैं, तो राजशाही सरकार को, जो अत्यंत केंद्रीकृत होती है, यानी कि अपनी केंद्र पर का ही सारा नियम कानून लागू करेगा, सैन्य बल पर आधारित होती है, यानी अपनी सेना को जो है वो दमन करती है, और दमनकारी सरकारें होती है, मतलब कि वो बहुत सारी अत्याचार वगैरह करते रहती है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को अच्छे से कर लेना है कि 2 बार एग्जाम में पूछा गया है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए अगले सवाल पे आते हैं। ये जो सवाल है आपका कल्पना दर्श यानी यूटोपिया, ये ठीक इसके पिछले साल वाले एग्ज़ाम में आया था। ठीक है, यानी कि आप लोग इसमें हो ना, तो इसके बैक वाले एग्ज़ाम में ये पूछा गया था। ऐसी समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव प्रतीत होता है। यानी कोई ऐसा समाज, मानी हम सोचेंगे ना कि हमारे समाज में कोई चोर नहीं होगा, हमारे समाज में सब ये जो है आईएएस आईपीएस बनेंगे। ठीक है, ऐसा हो संभव है? नहीं है संभव। ठीक है भाई, हमारे समाज है अगर, तो वहाँ पे सब्जी बेचने वाला भी होगा, डॉक्टर भी होगा, इंजीनियर भी होगा, ठेला खींचने वाला भी होगा, तो सब मिलजुल के रहते हैं। लेकिन आप सोच रहे हो कल्पना वाला समाज, एक कल्पना कर लिए हो, तो ये तो असंभव है भाई। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कल्पना दर्श यानी यूटोपिया क्या होता है, तो एक ऐसा समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। ठीक है, चलिए चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा वो 1815 की वियना संधि के क्या उद्देश्य थे। ये सवाल 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, इस लिहाज से ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। 1815 की वियना संधि निम्नलिखित उद्देश्य थे। उनमें उन कई सारे बदलावों को खत्म करना जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। बुर्बो वंश को पुनः सत्ता में बहाल करना था।
फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम करना ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इसको भी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। ये सवाल जो है आपका जॉल्वेराइन क्या है, ये सवाल अभी तक बोर्ड एग्जाम ने तो नहीं पूछा है, लेकिन इंटरनली पूछा गया है। जैसे कि आप लोगों का प्री बोर्ड हो जाता है, कई जिलों में ये सवाल जो है पूछा गया है। और इसके अलावा जो है आप लोगों का टेस्ट वगैरह, जैसे कि वीकली टेस्ट वगैरह में भी ये सवाल देखने को मिला है। तो जॉल्वेराइन पर्सा की पहल पर 1834 में स्थापित एक व्यापारिक शुल्क संघ था, जिसमें लगभग सभी जर्मन राज्य शामिल हुए। जॉल्वेराइन का लक्ष्य जॉल्वेराइन का जो लक्ष्य था जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्रीयता में बांध देना था। इस संघ ने बहुत से शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। ठीक है, यानी सिंपल सी अगर हम बात करें, अगर आपको हम समझाना चाहें इस क्वेश्चन को, अगर हम चाहें कि आप इसको रटो मत, सिर्फ समझ लो, तो मैं आप लोग को यही कहूँगा कि जॉल्वेराइन जो है एक पर्सा पर 1834 में स्थापित एक व्यापारी शुल्क संघ था। व्यापारी मतलब बिजनेस के उद्देश्य से एक ऑफिस, एक समझ लीजिए एक संघ बनाया। संघ का मतलब हो गया एक कमेटी। ठीक है, एक कमेटी समझ लो कि एक बनाया, लोगों का एक समूह, एक कमेटी बनाया, और जो कि शुल्क संघ था, मतलब टैक्स वसूली करने वाला होता है ना वो, जिसमें लगभग सभी जर्मन राज्य को शामिल किया गया था। यानी कि अब उसका वो जो है सभी राज्य को जो है वो फॉलो करता था। यानी कि जॉल्वेराइन का लक्ष्य था जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्रीयता में बांध देना। उसका मतलब था कि आर्थिक यानी इकोनॉमिकली सबको जोड़ना। ठीक है, एक जैसा। इस संघ ने बहुत से शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। यानी कि टैक्स के जो अवरोध आते थे, मान लीजिए कि ये होगा वो होगा, ये टैक्स देने के लिए ये चीज़ देना पड़ेगा आपको, तो ये मतलब इजी टैक्स कर देना कि भाई बस ऐसे करो ऐसे टैक्स हो जाएगा। जैसे अभी कैसे हम लोग का जीएसटी लगता है, एक बार में सारा टैक्स कट जाता है। ठीक है, तो वही ईजी कर देना। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अब देखिए ये सवाल जो है अभी तक तो क्लियरली जो है जल्दी सवाल ये एग्ज़ाम में नहीं आता है, लेकिन ये बहुत पहले जो है ना आता था कि मैज़नी कौन था। ठीक है, मैज़नी के बारे में, जर्मनिया के बारे में, ये सब सवाल जो काफ़ी साल पहले देखा जाता था, लेकिन इधर जो है काफ़ी 4-5 सालों से ये सवाल जो है एग्ज़ाम में दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आप इसकी मतलब इसके बारे में सिर्फ आप लोगों को जानना है। ठीक है, कि मैज़नी कौन था। तो मैज़नी इटली का एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी व्यक्ति था। इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि मतलब ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अगर आप इसको पढ़े रहोगे तो यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो उसका आंसर आप कर पाओगे ना आसानी से। तो मैज़नी, जैसे कि मैज़नी कहाँ का रहने वाला था, तो इटली का रहने वाला था। ठीक है, एक अच्छा मैज़नी कौन था, तो एक क्रांतिकारी था। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जहाँ इसका जन्म हुआ था 22 जून 1807 में जेनवा में हुआ था। वो कार्बोरनी नामक गुप्त संगठन का सदस्य था। ठीक है, तो मैझनी जो था वो किस गुप्त संगठन का सदस्य था, तो कार्बोनारी। ठीक है, ये सब बातें आपको सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव घिसता है वो लोग। ठीक है, तथा 1831 में उसने यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना की। अब आप में से जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं ना, कमेंट बॉक्स में बताओ क्या ये बात सही नहीं है कि आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की, और आप लोग वहाँ से ऑप्शन में से बेजिनी चुनते हो ना। तो वहाँ पर रटने की बजाय अगर आप इतना सा रट लेते हो तो यहाँ पर आपका सारा का सारा कवर हो जाएगा। ऊपर से अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ जाएगा तो वो भी आप छोड़ कर नहीं आओगे। यानी कुल मिलाकर के इसको याद करना आपके लिए बेनिफिट है ना, कहीं से भी घाटा नहीं है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल जो है हमारा वो भी जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट के दृष्टिकोण से है। इसको आप लोगों को पूरा याद नहीं करना है। ठीक है, बस आप लोगों को जो जो पॉइंट हम लिखाएंगे इसको वन लाइनर भी बना के चलना है। इसको आप एक पेज पीछे के साइड में जो कॉपी में आप नोट कर रहे हो उसके जो पीछे का साइड होता है ना, पीछे के साइड में वन लाइनर को लिखा करो। वन लाइनर कैसे लिखा जाता है, पॉइंट नंबर 1 एक लाइन लिख दिए, पॉइंट नंबर 2 एक लाइन लिख लिए, पॉइंट नंबर 3 एक लाइन लिख लिए। बात समझ में आई कि नहीं। अब जिस क्वेश्चन को हम याद नहीं करेंगे लेकिन उसके अंदर से हमको पॉइंट लेना होगा तो उसको हम लोग पीछे साइड में पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाएंगे। जैसे पहला पॉइंट में आपको लिखना है कि मैटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, खत्म। ठीक है, एक पॉइंट आपका हो गया। ठीक है, बात समझ में आई। उसके बाद आपको लिखना है 1815 से 1848 तक का काल यूरोप के इतिहास में मैटरनिक के युग से जाना जाता है। ठीक है, तो यूरोप के इतिहास में मैटरनिक के युग के नाम से किस काल को जानते हैं, तो 1815 से 1848 को। ये भी लाइन आपका दूसरा पॉइंट बनेगा। क्वेश्चन याद नहीं करना है, आंसर याद नहीं करना, लेकिन यहाँ से हमने दो पॉइंट निकाला जो आपके वन लाइनर में जाएगा। अब आइए नेक्स्ट सवाल पे जाने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि ये इसका पार्ट 1 था। ठीक है, जब आप लोग आज के आज इसको कंप्लीट कर लोगे ना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना पार्ट 1 डन। ठीक है,
पार्ट 1 डन। मुझे ये फिर मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग जो है मेरे दिए गए टारगेट को पूरा कर रहे हो। जो मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, वो किसी के लिए भी तो काम आ रहा है, ठीक है? तो प्लीज़ आप लोग इतना तो कर ही सकते हो कि कमेंट बॉक्स में पार्ट 1 डन लिखना है, ठीक है? और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मात्र 50 लाइक का टारगेट है आज का। मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, ओनली फॉर 50 लाइक्स, ठीक है? तो आज के आज आप लोग 50 लाइक कर देना, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? ये सवाल तो आज तक ऐसे पूछा नहीं गया एग्ज़ाम में, लेकिन ये सवाल इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछता है नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का शासक था? तो फ्रांस का शासक था। कई बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आ चुका है, ठीक है? तो ये तो हो गया। जिसके नेतृत्व में फ्रांस ने अनेक विजय प्राप्त की, बाद में 1804 में फ्रांस का सम्राट घोषित किया। ये सवाल जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया कि नेपोलियन को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया गया? 1804 में, ठीक है? उसके द्वारा उदारवादी शासन व्यवस्था के लिए बनाई गई आचार संहिता प्रसिद्ध थी, ठीक है? तो वो उसके द्वारा जो क्या बनाई गई प्रसिद्ध थी, तो आचार संहिता जो उसने बनाई थी शासन के लिए, वो बहुत प्रसिद्ध थी। अब एक बात बताइए, 3 पॉइंट है इसमें, क्या आप तीनों पॉइंट को अलग-अलग याद करोगे? मेरा कहना है कि आप इसको एक बार में याद कर लो, ठीक है? इससे होगा क्या कि अगर आपके एग्ज़ाम में पूछ ले कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, तो आप उसका आंसर कर पाओगे आसानी से, ठीक है ना? तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए और हाँ, साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना और बिल्कुल ना भूलें। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।